तो दिल्ली एयरपोर्ट की बाहरी छत ढह गई। सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज का स्टैचू 8 महीने के भीतर ही ढह गया। बेंगलुरु के नए टर्मिनल 2 में भी खुलने के 18 महीने के भीतर बारिश के बाद उसकी छत से पानी टपकने लगा। हर गर्मियों में पानी की समस्या से जूझते हैं और क्यों हर साल हादसों से जर्जर हो जाते हैं। अगर आप हमारी टियर 1 सिटीज को देखें तो वहाँ पानी की किल्लत, कचरे के भरे लैंडफिल, गड्ढे और कुछ शहर तो सचमुच डूब चुके हैं। 2005 की बाढ़ में तो हालात इतने खौफनाक हुए कि अकेले उस आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2023 में दिल्ली की अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों और सड़कों के धंसने से कई मजदूरों और राहगीरों की जान गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 5 सालों में मुंबई और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हादसों में 150 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए। जिस तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, उसी तरह किसी शहर या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बैकबोन होता है। नमस्कार, मैं हूं रदुल द्विवेदी और आज देश कनेक्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के शहर क्यों हर मॉनसून में डूब जाते हैं, हर गर्मियों में पानी की समस्या से जूझते हैं और क्यों हर साल हादसों से जर्जर हो जाते हैं। जबकि चीन के चोंगचिंग जैसे शहर पहाड़ नदियों के बीच 3D इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं। चीन का चोंगचिंग शहर आज दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में गिना जाता है। पहाड़ों और नदियों से घिरे इस शहर ने अपने जियोग्राफिकल चैलेंजेस को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। यहाँ की मेट्रो लाइनें किसी रोलर कोस्टर की तरह पहाड़ों को चीरती हुई गुजरती हैं, कभी पुलों के ऊपर से तो कभी इमारतों के बीच से। चोंगचिंग में चलने वाली केबल कार शहर की स्काईलाइन का शानदार नजारा दिखाती है। यांगजे और जियाओलिंग नदियों के बीच बने पुल और सुरंगें शहर को 3D इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप देती हैं। कभी जहां फेरी सेवाएं मुख्य साधन थीं, अब वहीं जहाज टूरिज्म का हिस्सा बनकर शहर की इकोनॉमी को नई गति दे रहे हैं। चोंगचिंग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये शहर साबित करता है कि अगर सही सोच और सही योजना हो तो प्राकृतिक चुनौतियों को भी मॉडर्न डेवलपमेंट की मिसाल में बदला जा सकता है। यही वजह है कि चोंगचिंग आज न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल फ्यूचर सिटी का नमूना है। और सोचिए, चोंगचिंग को 2021 में टियर 1 सिटी तक नहीं माना गया था। वहीं एक नजर डालते हैं भारत की टॉप टियर सिटीज पर। अगर आप हमारी टियर 1 सिटीज को देखें तो वहाँ पानी की किल्लत, कचरे के भरे लैंडफिल, गड्ढे और कुछ शहर तो सचमुच डूब चुके हैं। मुंबई, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, हर साल मॉनसून में वाटर लॉगिंग से लाचार हो जाती है। 2005 की बाढ़ में तो हालात इतने खौफनाक हुए कि अकेले उस आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2023 में दिल्ली की अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों और सड़कों के धंसने से कई मजदूरों और राहगीरों की जान गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 5 सालों में मुंबई और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हादसों में 150 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए। जिस तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, उसी तरह किसी शहर या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बैकबोन होता है। काफ़ी दिक्कत हुई। जैसे मैं ऑफिस से लौट रही थी तो मैंने देखा कि पानी बहुत भरा हुआ है और ये लगातार कई दिनों तक होता रहा। मैं 1 हफ्ते तक इस चीज़ को झेलती रही और मुझे लगता है ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि पानी भर रहा, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। जब वोट लेने आते हैं तो सबको बहुत इजी लगता है, बट जब बरसात में हम लोग सफ़र करते हैं तब हमारे सामने कोई वो नहीं होता, ना हमारी मदद के लिए कोई होता है। उसमें हम खुद आते हैं और ऑफिस भी रोज़ आना है। आप ऐसे ही नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मुझे लगता है सरकार पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यही है कि सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पानी भर चुका है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 5-5 साल तक सड़कें सही से बन नहीं रही हैं, टूटी पड़ी हैं। और भी कई एरिया है जहाँ पर कूड़ा करकट है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें हटाया नहीं जाता। बरसात में वो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू वगैरह फैलता है। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। गुड़गांव की तरफ जाइए, लोग ऑफिसों में सो रहे हैं क्योंकि जाम इतना ज़्यादा लगा हुआ है। तो मयूर विहार 1 की तरफ आप जाएँ तो वहाँ पानी भी भरता है, जाम भी लगता है और कंडीशन बहुत बुरी है क्योंकि त्रिलोकपुरी वाला एरिया जो रखा है, तो गंदगी भी उतनी ही ज़्यादा है। और अगर बात मैं वैशाली की, गाज़ियाबाद की करूँ तो वसुंधरा की तरफ और इंदिरापुरम की तरफ भी यही हालात हैं। आज भारत में सड़कें टूटी हुई हैं, पुल जर्जर हालत में हैं और इमारतें ढह रही हैं। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की नाकामी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई योजनाओं की नाकामी का कारण भी है। गुजरात मोरबी के एक एक्सीडेंट में 19वीं सदी का ऐतिहासिक झूलता पुल
30 अक्टूबर 2022 की शाम अचानक टूट गया और मच्छू नदी में सैकड़ों लोग पानी में डूब गए। 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें 57 बच्चे भी शामिल थे। हैरानी की बात यह थी कि यह पुल 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था। मिजोरम के सैरांग कस्बे में हुए एक्सीडेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे पुल अचानक से ढह गया और 26 मजदूरों की मौत हो गई। कुछ ऐसी ही कहानी भारत के रोड्स और हाईवेज की भी है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन पहली ही बरसात उन्हें बहा ले जाती है। जैसे कि हाल ही में गुरुग्राम की सदर्न पेरिफेरल रोड पर ट्रक सिंक होल में समा गया। बेंगलुरु के अंडरपास पानी से छत तक डूब गए और हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 250 सड़कें बंद करनी पड़ी। आज दिल्ली में यमुना के उफान से कोहराम मचा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई तक राजधानी में 186.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो अब तक की सबसे ज्यादा मई की बरसात है। और इसी के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पीडब्ल्यूडी को पानी भरने की लगभग 40 शिकायतें मिली। सराय काले खां, हीरागढ़ी, ग्रेटर कैलाश 2, ITO और धौला कुआं जैसे इलाके तालाब में बदल गए। मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम की तस्वीरें तो और भी चौंकाने वाली हैं। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। राजीव चौक अंडरपास, जिसे लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, बच्चों का स्विमिंग पूल बन गया। यह वही इलाका है जहां कुछ समय पहले ही पानी भरे अंडरपास में एक ऑटो ड्राइवर की डूबकर मौत हो चुकी थी। और 100-120 करोड़ की कीमत वाले DLF कैमिलियास के सामने भरे सीवर के पानी के वीडियोस भी इंटरनेट पर काफी वायरल हुए। मेरी ही तरह आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आए होंगे कि हमारे शहर इतने अस्त व्यस्त क्यों हैं? क्या हमारे शहर भी कभी न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे दिख सकते हैं? इतने बड़े बजट और प्लानिंग के बावजूद हमारे बड़े शहर डेवलपमेंट में क्यों फेल हो रहे हैं? बेटर सिटीज बनाने की पावर वास्तव में किसके हाथ में है? और अंत में सरकार इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या कर रही है और क्या वो पर्याप्त है? भारत में ऐसे कितने स्मारक हैं जो सदियों पहले बने, जैसे ताजमहल जो 400 साल पुराना है, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज और दिल्ली का इंडिया गेट 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, लेकिन आज भी मजबूती से खड़े हैं और कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आता। वहीं अगर आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना करें तो दिल्ली एयरपोर्ट की बाहरी छत ढह गई, सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज का स्टैचू 8 महीने के भीतर ही ढह गया, बेंगलुरु के नए टर्मिनल 2 में भी खुलने के 18 महीने के भीतर बारिश के बाद उसकी छत से पानी टपकने लगा। आज भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसे संस्थानों के अधिकारी अक्सर विदेश दौरों पर भेजे जाते हैं ताकि वे नई तकनीकें और मॉडल देख सकें। कई बार ये स्टडी टूर कहलाते हैं, जहां अधिकारी जापान, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, दुबई जैसे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए जापान में मेट्रो और हाई स्पीड रेल तकनीक, जर्मनी में ऑटोबॉन, हाईवे नेटवर्क या सिंगापुर की वाटर मैनेजमेंट और शहरी प्लानिंग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके स्टडी टूर का रिजल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में कहीं भी दिखता है? अब जरा आप ही बताइए, टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स में इतनी प्रगति के बावजूद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बढ़ने के बजाय घट क्यों रही है? आइए इस समस्या की जड़ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नियम और गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुल बन रहा है तो किनारे की रेलिंग तक के लिए क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि वहां नीचे ना गिरें। भारत में ये गाइडलाइंस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाता है, जो ज्यादातर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन से लिए जाते हैं। लेकिन इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भारत की जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना बेहद जरूरी है। नई संसद में लीकेज का कारण भी यही बताया गया कि ग्लास डोम जिस गोंद से चिपका था उसमें दिल्ली की बेहद गर्मी और फिर तीव्र बारिश के बाद क्रैक्स पड़ गए। अगर दिल्ली की इन अनोखी क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंस्ट्रक्शन के समय ठीक से ध्यान में रखा जाता तो समस्या नहीं आती। इसी कारण से 2001 में गुजरात भूकंप के बाद भुज सिविल अस्पताल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि बेस आइसोलेशन जैसी तकनीक भारतीय गाइडलाइंस में शामिल नहीं थी। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अपनी गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया बहुत स्ट्रीमलाइंड है, लेकिन भारत में यह अभी भी बिखरी हुई है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतीय इंफ्रा गाइडलाइंस में कई गैप्स हैं। जैसे रोड और रेलवे ब्रिज बनाने के लिए कई ओवरलैपिंग गाइडलाइंस मौजूद हैं और डेवलपर्स को छूट है कि वे कोई भी गाइडलाइन चुन सकते हैं। कई देशों में गाइडलाइन बनाते समय वोटिंग अप्रोच अपनाई जाती है। वोटिंग आमतौर पर टेक्निकल कमिटीज करती हैं, लेकिन भारत में BIS को अपने इंजीनियरों की क्वालिफिकेशन पर ही शक है। इसलिए BIS का चेयरमैन उस वोटिंग के फैसले को ओवररूल कर सकता है। एक और समस्या ये है कि राज्य, केंद्र और नगर पालिकाओं की गाइडलाइंस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट देखता है, लेकिन सड़क, पुल और इमारतों का अधिकांश विकास राज्य और नगर पालिका के भरोसे होता है। अगर कोई नगर पालिका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने नियम बनाती भी है तो वे सिर्फ उस सीमा तक लागू होते हैं। बाउंड्री के बाहर वही डेवलपर उन स्टैंडर्ड्स को मानने के लिए बाउंड नहीं होता। बेंगलुरु के नक्शे में देखिए 2015 के बाद का कितना कंस्ट्रक्शन म्यूनिसिपैलिटी सीमा के बाहर हुआ है। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है। आर्किटेक्ट्स का पेशा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रेगुलेटेड है, लेकिन इंजीनियर्स जो निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर होता है, थोड़ी देर मीडिया में शोर होता है, फिर अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, ठेकेदार, डेवलपर या प्लानर पर, लेकिन ठोस सबूत और तय सजा कम ही देखने को मिलती है। कुछ मामलों में अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है या ठेकेदारों पर बैन लगा दिया जाता है, पर वही ठेकेदार फिर से नई कंपनी बनाकर अगला ठेका ले लेते हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज गायब है। थाईलैंड जैसे देशों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डेटा पब्लिक किया। किस शहर में 1 किलोमीटर सड़क कितने में बनी, कितना समय लगा, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, गाइडलाइंस फॉलो हुई भी या नहीं, आम लोग भी देख पाते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक और उपाय है अप्रोचेबिलिटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो बिल्डर बनाता है वही कुछ सालों तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उठाए, ताकि शुरुआत से ही क्वालिटी पर समझौता ना हो। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में चल रही इरेगुलरिटीज के सबसे बड़े कारण, यानी भ्रष्टाचार की। ट्रेडिशनल तौर पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी फर्स्ट के बजाय कॉस्ट फर्स्ट अप्रोच अपनाई जाती है। ठेका सबसे कम बोली पर दे दिया जाता है। नतीजा ये है कि शुरुआती कीमत अक्सर अंडर एस्टिमेट की जाती है ताकि ठेका मिल जाए। फिर बजट में फिट होने के लिए सस्ता मटेरियल, जल्दबाजी और अधकचरा काम होता है। देरी और लागत बढ़ती जाती है और क्वालिटी फिर भी अधूरी रह जाती है। उदाहरण के तौर पर NHAI के मुताबिक 4 लेन नेशनल हाईवे की लागत भारत में लगभग 35 से 40 करोड़ पर किलोमीटर आती है। अमेरिका में ये कीमत 60 से 80 करोड़ पर किलोमीटर पड़ती है। दिल्ली मेट्रो फेज 3 लगभग 386 करोड़ प्रति किलोमीटर, जबकि सिंगापुर दुबई की मेट्रो प्रति किलोमीटर कहीं ज्यादा महंगी बताई जाती है। यह भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है, बशर्ते यह कम लागत वाकई प्रोजेक्ट में लग रही हो, पर भ्रष्टाचार इसमें सेंध लगा देता है। भारत में डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 2 से 3% आबादी देती है और कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 56% यहीं से आता है। साधारण हिसाब लगाएं तो एवरेज टैक्स पेयर हर साल 1 लाख रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन की भेंट चढ़ा देता है। इटली में ठेके उन्हीं को मिलते हैं जो ISO 9001 सर्टिफाइड हो, वहां भी लोएस्ट बिडिंग होती है, पर क्वालिटी पर कड़ाई है। करप्शन घटाने का एक और तरीका है बिल्डर्स की जवाबदेही बढ़ाना। जो इमारत सड़क बनाए उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी की हो, ताकि वह शुरुआत से ही टिकाऊ मटेरियल और सही गाइडलाइंस अपनाए। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे शहर इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए तैयार हैं? आज की स्थिति देखिए तो जवाब निराश करने वाला है। भारत के ज्यादातर शहर टूटे फूटे रास्तों, जाम से भरी सड़कों, पैदल यात्रियों की जगह घेर चुकी गाड़ियों और अव्यवस्थित ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं, पानी जैसी बेसिक जरूरतें भी शहरों के लिए क्राइसिस बन रही हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हर साल गर्मियों में पानी की कमी से जूझते हैं। ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध दोहन और नदियों की पॉल्यूटेड हालतों को और बिगाड़ रही है। नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट तो हर जगह खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बिना किसी ठोस शहरी योजना के।
न तो पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है, न ही हरियाली बची है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हालात की गंभीरता को दिखाते हैं। महानगरों में सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल है, जबकि प्राइवेट स्कूल आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में भीड़ और रिसोर्सेज की कमी आम दृश्य है। कोविड के दौरान हमने देखा कि अस्पतालों में न पर्याप्त बेड थे और न ही ऑक्सीजन। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आबादी का बोझ और बढ़ेगा तो हमारे शहर इन्हें कैसे संभाल पाएंगे। हकीकत यह है कि भारत के शहर इस समय अव्यवस्था और कमजोर योजनाओं के शिकार बने हुए हैं। टूटी सड़कों, जाम, पानी की किल्लत, खराब समाज योजना, कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के साथ शहरों के लिए यह चुनौती बेहद कठिन नजर आती है कि वे 2030 तक देश की 40% आबादी को संभाल सकें। इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है कि हम हर छोटे बड़े इंफ्रा फेल्योर पर ठेकेदारों को अकाउंटेबल बनाएं। और हाँ, सरकार को एक और क्षेत्र पर ध्यान देना होगा, इंजीनियरों की ट्रेनिंग, ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कर सकें। इन सारी समस्याओं का समाधान क्लियर, स्ट्रिक्ट और इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। सबसे पहले BIS, IRC जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज को लोकल क्लाइमेट जियोग्राफी के अनुसार कोड अपडेट करने होंगे। हर बड़े प्रोजेक्ट से पहले क्लाइमेट डिजाइन बेसिस अनिवार्य हो। बेस आइसोलेशन, हाई रेनफॉल हजार्ड, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जैसे सॉल्यूशंस कोड में शामिल हों और कोड रिवीजन ट्रांसपेरेंट वोटिंग व पब्लिक कमेंट से तय हो। दूसरी कड़ी अकाउंटेबिलिटी। आर्किटेक्ट्स की तरह इंजीनियरिंग लाइसेंसिंग लागू हो, प्रूफ चेक, इंडिपेंडेंट डिजाइन रिव्यू मैंडेटरी हो, साइट पर थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और ऑन साइट लैब टेस्टिंग के लाइव जियो टैग्ड फीड ओपन डैशबोर्ड पर दिखे। ठेकेदारों का नेशनल ब्लैकलिस्ट पोर्टल बने। 5 से 10 साल डिफेक्ट लायबिलिटी व एस्क्रो रिटेंशन से मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसी पर रहे और गंभीर लापरवाही पर क्रिमिनल कार्रवाई हो। तीसरा, खरीद प्रक्रिया की जड़ सुधारें। लोएस्ट बिड से क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड और परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट पर शिफ्ट करें। लाइफ साइकिल कॉस्ट, सेफ्टी व रेजिलियंस को स्कोर में वेटेज दें। BIM डिजिटल ट्विन, ई टेंडरिंग, ई मेजरमेंट बुक, ड्रोन प्रोग्रेस फोटो और IoT सेंसर अनिवार्य हो। चौथा, मानकों का कोऑर्डिनेशन। केंद्र, राज्य, नगर पालिका को वन सिटी वन कोड फ्रेमवर्क अपनाना होगा। ULB सीमा के बाहर भी वही कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स लागू हो। यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन स्ट्रिक्ट हो। ओवरलोड ट्रकों पर वेट इन मोशन से सख्त इन्फोर्समेंट हो। पांचवा, मेंटेनेंस के बजट में ताला लगे। प्रत्येक एसेट पर ईयरली ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस को कम से कम प्रॉपर्टी वैल्यू का 2 से 3% रिंग फेंस करें। रोड सेफ्टी ऑडिट और ब्लैक स्पॉट एलिमिनेशन टाइमलाइन बाउंड हो। छठा, ट्रांसपेरेंसी व नागरिक भागीदारी। हर साइट पर QR कोड से ड्राइंग, टेंडर, लागत, किलोमीटर, टेस्ट रिपोर्ट और कंप्लेंट ट्रैकर सबके लिए खुला हो। क्वार्टरली सोशल ऑडिट डे और स्वतंत्र टेक्नोलॉजी ऑडिट अनिवार्य हो। और आखिर में क्षमता व फाइनेंस। सिटी इंजीनियरिंग कैडर मजबूत किया जाए। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, म्यूनिसिपैलिटीज क्रेडिट रेटिंग, म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड और आउटपुट आउटकम बेस्ड सेंट्रल ग्रांट से फंड जुटाएं। यही वह कॉम्पैक्ट रिफॉर्म पैकेज है जो टूटी सड़कों, धंसते पुलों और हर मॉनसून की निर्धनता को टिकाऊ, सुरक्षित और क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल सकता है। आखिर में सवाल साफ है, अगली पीढ़ी के लिए हमारे शहर तैयार होंगे या नहीं? चोंगचिंग जैसे मॉडल बताते हैं कि क्रिटिकल जियोग्राफिकल कंडीशन बहाना नहीं, ग्रोथ का जरिया भी बन सकता है। भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में टूटी सड़कों, धंसते पुलों, जल भराव, पानी कचरा संकट, अव्यवस्थित हाउसिंग और कमजोर स्वास्थ्य शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर ने बुनियादी कमजोरियां उजागर कर दी है। इलाज भी स्पष्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड और स्थानीय क्लाइमेट फ्रेंडली डिजाइन, इंटीग्रेटेड शहरी योजना, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित ठेके, निर्माण से मेंटेनेंस तक ठेकेदार की जवाबदेही, तकनीकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और इंजीनियरों की आधुनिक ट्रेनिंग, साथ ही नागरिक सहभागिता और सख्त निगरानी। 2030 तक 40% आबादी शहरों में होगी। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक वार्निंग अलार्म है। अगर अभी पॉलिसीज, रेगुलेशंस और एथिक्स को साथ लेकर तेजी और ईमानदारी से अमल नहीं हुआ तो फ्यूचर सिटी का सपना ट्रैफिक जाम, वाटर लॉगिंग और एक्सीडेंट्स के बीच दम तोड़ देगा। और अगर हुआ तो यही शहर भारत की सफलता की कहानी बनेगी।